अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 51 का पार्ट बी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल इसको पार्ट बी ना समझिएगा, ये बिल्कुल एक नॉर्मल लेक्चर है, क्योंकि इसमें जो हम करने जा रहे हैं वो हमने पहले नहीं किया हुआ। ठीक है, शुरू करें जी काम। अच्छा जी, हैंड रिटन पेजेस हैं आपकी किताब के एंड पे, उनमें IS 12 के हैंड रिटन पेजेस जहाँ शुरू होते हैं पेज 1 पे आ जाएं। चलें, ये काम मैंने नहीं सोचा था लेकिन ये भी कर लेते हैं। जो काम आपने किया हुआ है पहले वो दोबारा कर लेते हैं जी। चांद मेरे, क्या मसला है यार? शुक्र है देखो तुम लोग आ गए हैं, सब कुछ तो बंद हो गया हुआ है। अब देखो एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं आनी थी, फिर ऊपर से नेट भी बंद हो जाता है अक्सर। हो गया हुआ है मार आए, तो ये पार्ट बी कैसे जाएगा बच्चों को? चलो खैर, हम मंडे को शुरू कर देंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट, उनको और मौका दे देंगे इंशाल्लाह, इसको यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा। लेक्चर चल रहा है? ओ माय गॉड, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही थी, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं बोला ना? अच्छा, काटता कुटता मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सो है बस। क्यों वो को सुतेले हैं जो घर बैठे हुए हैं, तुम लोग गूगल सुनो वो ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। शुरू कर सवाल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अदर इनकम में। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपया है। अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 20 विच इज टैक्सेबल एट 10% और जनरल रेट है। अब हमने नोट हम परली साइड पे बनाते थे ना, उधर ही रखते हैं ज़रा थोड़ा सा। नोट आप यहाँ पे बनाएंगे, वो आपने पहला सफ़ा छोड़ा होता था ना, ठीक है। और उसके बाद अगला काम आपका होता था करंट टैक्स की वर्किंग। नान साहब गिफ्ट ले आए मेरा नया पेन, इंशाल्लाह फिर मैं वो कल से लेके आऊँगा। PBT एडलेस। उसके बाद दूसरी चीज़ कौन सी होती है जी? डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। और फिर डेफर टैक्स का लेजर भी होता है, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर डेफर टैक्स के लेजर को कोई तकलीफ़ होनी कोई नहीं है बहरहाल, क्योंकि ये वो केस है जो शुरू में सबसे पहले हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो। इसको ज़रा मैं एक बार ना थोड़ा तैयार करके रख लूँ, बार बार अब ये काम तो नहीं ना होना, क्योंकि आपकी रिवीजन कर रहा हूँ। जो आपने पहले किया हुआ था ये वो है, तो इसलिए इस पर टाइम ना लग जाए। अच्छा जी, ले जी, शुरू में डिफरेंट टैक्स रेट वाला सवाल आया था। अदर इनकम में पड़ा है डिविडेंड, डिविडेंड इनकम पड़ी है 20 की, यानी PBT तक आते आते, यानी 100 की फिगर तक आते आते आपने 20 रुपए की इनकम रिकॉर्ड कर रखी है। इस इनकम के बारे में मामला कुछ ऐसा था कि आप इसको अलग रेट के ऊपर रखने के लिए यहाँ से निकाल देते थे डिविडेंड इनकम। अच्छा, ये रिसीव हुई है या नहीं हुई है? लेजर बनाएं या ना बनाएं? मैं बताया नहीं है तो रिसीव्ड है, ठीक है। और फिर अगली बात थी, क्योंकि ये सारी ज़बानी कलामी है, मैं जो बता रहा हूँ कुछ चीज़ें वो भी सुन लो, ठीक है। बल्कि उन्होंने बताया टैक्सेबल है 10% रिसीव्ड बेस पर, रिसीव हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको निकाल लेते थे, कितनी है, इसको यहाँ से निकाल के अलग कर लेते थे। बाकी का 80 जो है इस पे टैक्स लगाते थे, कितना जी? 30%। और कितना आता है? 24। और इस पर लगाते थे टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, टैक्स ऑन 20 यूँ लिखते थे, हैं जी, एट द रेट ऑफ 10%। तो आंसर आ जाता था 2 आंसर, और ये टोटल 26 ये चला जाता था हमारा नोट में, टैक्सेशन में। टैक्सेशन का नोट है ना, टैक्स एक्सपेंस के अंदर करंट टैक्स और डेफर टैक्स आता था ना जी।
तो करंट टैक्स एक्सपेंस हमारा बन जाता था 26। ठीक है, ऐसे ही डेफर टैक्स आ जाता था, पता नहीं कितना है, ज़ीरो क्यों यार, पता नहीं कितना है, सवाल में नहीं है ना, पूरा सवाल तो नहीं करा रहा ना मैं, तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो नई चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद रिकॉन के अंदर आप पीबीटी से स्टार्ट करते थे, टैक्स रेट लगाते थे, टैक्स आता था और मसला आ जाता था। मसला ये आता था कि पीबीटी आप उठाते थे 100 रुपया, इस पर जब टैक्स रेट लगता था 30% वाला जनरल, क्योंकि रिकॉन के अंदर हम कौन सा रेट लगाया करते हैं, तो ये रिकॉन के अंदर हम एट द रेट ऑफ 30% लगा देते थे पीबीटी के ऊपर, तो इस 20 पर भी 30% लग जाता था। हमें कितने पे चाहिए होता था, तो एक रेकनसाइलिंग आइटम आता था, हम कहते थे जी साइन वही यूज़ कर लो, लेस डिविडेंड, और इसका टैक्स इफेक्ट जो ज़्यादा लग गया वो ले लो, तो 20 इंटू 20%, आंसर इज 4, ये यहाँ से माइनस हो जाता था। ठीक है जी, बाकी रिकॉन वगैरह मैं नहीं बना रहा, ये समझ आ गई बात। डेफर टैक्स में डेफर टैक्स का आइटम होता तो वो भी आ जाता, पर इस सवाल के अंदर सिर्फ आपको रिवाइज करवाया गया कि जो आप करते होते थे, ये जो इनकम करंट टैक्स में है सिर्फ, और उसमें डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स है, तो उसके साथ ये अशर होता था। ठीक है, फिर हम आए, बड़े हो गए थोड़े से, और हम आए पास पेपर 9 में। ठीक है, पास पेपर 9 के अंदर हमारे साथ मामला क्या होता, ज़रा ये क्वेश्चन पढ़ें, अभी नीचे ना देखें क्या हुआ पड़ा है, पता नहीं वही ना हो जरा हाले कराना नहीं सी, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप पढ़ें ज़रा जल्दी पढ़ें जल्दी। पढ़ें, उधर से किताब से पढ़ें, सोल्यूशन नहीं ना देखना आपने, सर दोबारा सारा करेंगे भाई, समझ तो तभी आएगी ना आपको। जी आवाज़ आना बंद हो गई थी, बैटरी का कोई मसला था। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। क्या बात कर दी आपने, मुझे तो समझ ही नहीं आई भाईजान। ये ना करंट टैक्स की वर्किंग है, हमारा पीएनएल यहीं पे खड़ा है जहाँ पे होता था पहले, उसमें सारा काम करके पीबीटी निकल चुका है, लेस टैक्स करना है हमने, टैक्स एक्सपेंस की फ़िगर जो है वो हमने निकालनी है, ये वाली फ़िगर हम यहाँ से उठा कर लाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी वर्किंग हमारी टैक्स कैलकुलेशन के लिए हो रही है, हमारे पीबीटी को तो हमने कुछ नहीं कहना, वो जितना था उतना ही रहना है सारी ज़िंदगी। अच्छा जी, भूल रहे आप शुरू वाली बात, सही है भाई का सवाल समझ आया, ज़रूरत नहीं है समझने की। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने 20 यहाँ से निकाल कर उस पर टैक्स दे दिया, तो 20 ये वापस ऐड नहीं कर दिया, हमने इसमें से निकाला ही कब था, वो तो अभी भी इसमें पड़ा है। सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के लिए ज़रा अलग अलग काम किए, ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्स हमारी वर्किंग है, हमारी अकाउंटिंग पीबीटी तक फिक्स है, उसको नहीं छेड़ते, ये सारी छेड़खानी तो टैक्स एक्सपेंस की फिगर निकालने के लिए कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, मामला क्या हुआ जी, हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी, 100 मिलियन जो भी है। अदर रिसीवेबल में पड़ा है कुछ, क्या पड़ा है, डिविडेंड ऑफ 20। अब ये क्या है, ये 20 रिसीवेबल है, तो जैसे ही एक्रूवल आया आपने फ़ौरन पहले लेजर बनाया, क्लोजिंग में रिसीवेबल है तो क्लोजिंग रिसीवेबल 20 आ गया। अब वो रिसीवेबल है, आगे कहता है, और ये टैक्सेबल है ऑन रिसीट बेसिस, आगे ना पढ़ो, कैश बेसिस पे चल रहे हैं, पहले लेजर कंप्लीट करते हैं। ये रिसीवेबल है, इसका मतलब पीएनएल में इनकम बन गई थी, कैश नहीं आया था, कैश आता तो वैसे भी हमने तो ऐसे जुगाड़ रखा हुआ है। ठीक है, पीएनएल बैलेंसिंग फिगर आती है तो पीएनएल इस तरफ आता है ना, ऐसा ही है, यानी इनकम रिकॉर्ड की थी, रिसीव नहीं हुई, तभी तो रिसीवेबल है, तभी तो। अब मुझे बताओ, इस 100 तक आते आते कितना ऐड कर चुके हो आप, 20। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, हम तो इसको रिसीट बेसिस पर टैक्स लगाएंगे। हमने कहा जी ठीक है, अगर ऐसा है तो अकाउंटिंग को रिवर्स कर दो, तो लेस डिविडेंड इनकम,
कितना जी? अच्छा, अब जो बाकी बचा है 80, वो टैक्सेबल प्रॉफिट है, इस पर लगाओ टैक्स, कितना बनता है? 24। अब जो 20 निकाला है इस पे टैक्स अलग लगाएं? वो कह तो रहा है एट 12% ये टैक्स लगा दो। 18 में हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? हम इस वक्त कहाँ खड़े? 2018 में खड़े हैं। ये 2018 में वो कह रहा है लगा दो इस पे 15%, लगा दो 15%, लगाओ। क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे? रिसीट बेसिस पे टैक्स लगना है, ये तो रिसीवेबल है। तो वो कैश बेसिस पे, तो हम ये रूल याद करो, रूल कहते थे, हम कहते थे कि जो अकाउंटिंग में किया वो उल्टा दो। इनकम रिकॉर्ड की थी, करंट टैक्स में इनकम को उल्टा दो, उल्टा दिया। और कैश रिकॉर्ड करो, कैश आया ही कोई नहीं, इसलिए वहां पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक रूल आ रहा है, क्लोजिंग रिसीवेबल, बल्कि इसको हम क्या लिखते हैं, डिविडेंड रिसीवेबल। चलो खैर, क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहा है, कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस है, डिफरेंस है, रेट है और टैक्स है। अब बताओ जी, कैरिंग अमाउंट है जी इसकी? कैरिंग अमाउंट है? क्यों नहीं है? 20 बिल्कुल। टैक्स बेस है ना? अगर टैक्स, ये रिवाइज करवाऊं एक रूल या याद है? दिल तो कर रहा है मैं ओपन करूं वो वाली समरी। अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पर हैं तो करंट टैक्स में अकाउंटिंग को रिवर्स करके टैक्स को रिकॉर्ड करो। अकाउंटिंग को रिवर्स किया, टैक्स पहले कह रहे थे कैश पर टैक्स लेंगे, कैश आया नहीं इसलिए बस हो गया। और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, तो डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस कौन सा है जी? क्योंकि एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो ये, अब जनरल रेट लगता अगर ये जनरल रेट पर टैक्स होता, लेकिन इसका तो स्पेशल रेट है, और वो कितना है? 12%। पूरी बात पढ़ो। डिविडेंड 20 है विच इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस्ड एट 12% इन 2018 एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19 टैक्स रेट इज 16%। अब मैंने आपको एक पैरा पढ़ाया था, याद है, कि डेफर्ड टैक्स को हम बुक करते हैं उस टैक्स रेट पे जो एक्सपेक्टेड टू अप्लाई उस पीरियड में जब कोई एसेट है वो रिसीव होगा या लायबिलिटी सेटल होगी। तो ये एसेट रिसीवेबल जिस साल में रिसीव होगा उस साल में टैक्स रेट 12 है कि 16 है? तो फिर हम इसको किस पे बुक करेंगे? ये सबसे पहले हमने पास पेपर 9 में देखा था, ठीक है? बताओ डेफर टैक्स 3 अच्छा, अब ये 3.2 का डेफर टैक्स लायबिलिटी आ गई, और भी बहुत कुछ आता था। बहरहाल ये लेट से कैरी डाउन इसी तरफ आता है, और यहाँ से डेफर टैक्स एक्सपेंस निकल कर नोट में चला जाता था। नोट में हमने, यार ये मैंने नहीं लिखा था, चलो खैर अब दोबारा लिख लेते हैं। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस में क्या आता है जी? सीटीई और डीटीई। सीटीई कितना है? 24 से सीटीई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट, और डीटीई जितना भी होगा क्या करें, अज्यूम कर लें कि यही डीटीई है। वैसे ज़रूरत नहीं है, पता नहीं मतलब कितना ओपनिंग कितना क्लोजिंग, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं ना। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डीटीई जितना भी आएगा इससे जो टैक्स निकलेगा वो बिल्कुल सही होगा टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि इसके अंदर डीटीई में जो डिविडेंड है उस पर जो रेट लगा हुआ है वही लगना चाहिए। लेकिन जब आप रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे, तो पीबीटी पर आप, क्या है पीबीटी, इस पर आप टैक्स रेट कौन सा लगाएंगे? जनरल वाला, ठीक है? तो रेट आ गया कितना है, और जब इस पे आपने रेट लगाया तो टैक्स आया 30। इस 30 में 20 पड़ा है जिस पर कितने % लग गया? अब हम रेकंसाइल कर रहे होते हैं इस फिगर को इस फिगर के साथ ना, जो यहां निकलती है, जो फिगर यहां निकली होगी, ठीक है, वो 30 को हम इसके साथ मैच करेंगे तो नहीं मैच करेगा। वजह क्या है? 100 में 20 पड़ा है, उस पे पूरा 30% लगा। लेकिन ये जिस फिगर से मैच कर रहे हैं उस फिगर में करंट टैक्स आया यहां से निकलकर, उस पे तो 30 ही लगना था। डेफर्ड टैक्स जो आया है वो यहां से निकला है और इसका क्लोजिंग यहां से निकला है, और इसमें एक ऐसी फिगर है जिस पे 30% नहीं 16% लगा हुआ है। तो 16% जिस पर लगना था उस पर लग गया 30, तो कितना ज्यादा लगा? तो हम क्या करते थे, बिल्कुल ऐसे ही, यहां पे लेस डिविडेंड, यहां भी लेस डिविडेंड, लेस डिविडेंड जी,
कितना है रिसीवेबल? लगना चाहिए था 16, लग गया तो ज्यादा कितना लगा बताओ जी? ये 2.8 माइनस हो जाएगा और फिर ये रेकंसाइल कर जाएगा। ओके, अभी तक मैंने आपको ये दो पास पेपर जो दो अलग अलग जगहों पे हमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, ये वो पढ़ाया कि करंट टैक्स के अंदर डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, बस ये आखिरी बात है, मैं पॉज करता हूँ, डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगा था, तो फिर इसका असर रिकंसिलिएशन में भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि रिकंसिलिएशन में आपने पीबीटी पर जनरल रेट लगा देना है। तो ये इनकम जिस पे 10% लगना था उस पर भी 30 लग जाना है, तो 20 ज्यादा लगा, सही करो। फिर ये करंट टैक्स में नहीं, डेफर्ड टैक्स में मसला चला गया था, कोई मसला नहीं, मसला तो मसला है। ये फिगर तक आते आते डेफर्ड टैक्स में एक चीज ऐसी है जिसपे 16% रेट लगा है, लेकिन जब आपने इधर 30% लगाया तो सारी इनकम्स पे 30 लग गया, 100 में 20 पड़ा था उस पर भी 30 लग गया, तो गड़बड़ क्या हुई? डिविडेंड पे 30 नहीं लगना चाहिए था, लग गया। कितना ज्यादा लगा? तो वो आपने सेट कर दिया। ठीक है, ये दोनों सवाल हमने अलग अलग किए हुए हैं। आज इन दोनों का मिक्सचर होने लगा है, तो जरा पॉज कीजिएगा, फिर मिक्सचर करते हैं जी। कोई क्वेश्चन? सर लेट्स सपोज ये 19 में रेट 16 हो रहा है, अब अगले साल 20 में ये रेट 20% हो गया, हाँ जी, ये इनकम हमें रिसीव भी 20 में होगी, तो फिर 20 वाला लगेगा, फिर 20 वाला लगेगा। डेफर्ड टैक्स को बुक करना है उस रेट पर जो अप्लीकेबल होगा उस पीरियड में, जिस पीरियड में इस रिसीवेबल ने रिसीव होकर टैक्स का बायस बनना है। तो अगर आपका ये रिसीवेबल 19 की बजाय 20 में होना और 20 में उसने बता दिया है कि रेट जो है वो और 20% 25% कुछ हो जाएगा, तो उस रेट पे बुक करो। मसला फिर भी वही रहना है, आपने 100 को उठा के उस पर 30 लगाना है, जबकि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आपका जो भी रेट है चौथे साल का हो चाहे वो वाला लगा हुआ है, तो डिफरेंस तो उसी 30 और इसका आएगा ना, अकाउंटिंग सेम रहेगी। टैक्स रेट वही लगाओगे जिस पीरियड में उसने रिसीव होकर टैक्स का बायस बनना है वो सवाल। वैसे अगले में ही जाता है, इससे आगे तो नहीं जाता, नॉर्मली एक्रूवल्स होते हैं, लेकिन उससे अगले पीरियड में अगर रिसीव हो रहा है उसका रेट है तो वही रेट लगा दोगे, कोई मसला नहीं। डेफर्ड टैक्स मिसाल के तौर पर कहता है 19 के अंदर ये 15% पे टैक्स होना है, तो आप यहाँ 15 लगाओगे, तो डेफर्ड टैक्स के अंदर 15% के हिसाब से एक फिगर निकली होगी और ये इस टोटल में शामिल होगी। अब आपने 100 पे 30 लगाना है तो कितना ज़्यादा लग गया? 15, काउंटिंग सेम रहेगी। ये रूल अलग पढ़ाया था कि डेफर्ड टैक्स को उस रेट पे बुक करो जो एक्सपेक्टेड है एप्लीकेबल होगा उस पीरियड में, जिस पीरियड में इस एसेट ने जो है वो रियलाइज होना है और उस पर टैक्स लगेगा, या लाइबिलिटी ने सेटल होना है और वो डिडक्शन बनेगी, तो वो रेट लगाते हैं। सादा सी बात है, छुट्टियां ना की हों तो सादा ही है। हालांकि देखो ये बात इतनी रेलेवेंट भी नहीं है जो पिछली छुट्टियां थी, पुरानी पढ़ी हुई है, लेकिन उससे आगे भी हमने प्रैक्टिस की थी ना। ये सिर्फ 9 की बात नहीं है, फिर हमने 10 में इसको और टिका के ऐसे ज़बरदस्त करके किया था। ऐसे थोड़ा ही होता है छुट्टियां करके मुंह उठा के आज और समझ आ जाए। अच्छा जी चलें आगे, कोई मसला? अब चलते हैं असल सवाल की तरफ। जी बेटा, बेटा एक्चुअल तो होगा, लेकिन 18 में खड़े होकर तो भाई चुप कर जाओ यार, मैं पढ़ा लूँ भाई। 18 में खड़े होकर पता लग गया ना कि 19 में ये होना है, तो एक्सपेक्टेड है 19 में, अब 19 में जाके वो फिर बदल सकते हैं, तो उनकी मर्जी है ना, लेकिन फिलहाल पता लग गया 18 में कि 19 में ये रेट होगा, तो 18 में खड़े होकर तो मैं इसको एक्सपेक्टेड टू, स्टैंडर्ड ने तो ऐसे ही कहना था ना, एक्सपेक्टेड टू अप्लाई, जो अगले पीरियड में अप्लाई होना है वो एक्सपेक्टेशन उसी पे बुक करो, वो ठीक है। एक्चुअल ही कह लो, लेकिन वो एक्चुअल है कि अभी 18 है ना, 19 तो नहीं ना आया कि एक्चुअली लग गया हो, ठीक है। चलें जी आगे, असल सवाल करें आप। चलेंगे, असल में तो मैंने आपको बुलाया था ना जो आज, वो इस सवाल कराने के लिए बुलाया था, तो इस सवाल को आप बोर्ड पे करते हैं, इधर से देखें ही ना ताकि आप लोग। ये ऊपर सवाल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसी तरह से 100 रुपये है, डिविडेंड इनकम में इंक्लूडेड है अदर इनकम में 40, जिसमें से 10 रिसीव हो गया है, तो बाकी फिर क्या है? अब यहां पे भी बात खत्म नहीं होती ना, आगे एक और ड्रामा होना है। इस साल में और रेट होना है, अगले साल में और रेट होना है, इस साल वाले पे और रेट लगना है, अगले पे और लगना है। डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स दोनों में ये गड़बड़ वाली फिगर ऊपर आएगी, रेकंसिलिएशन करते हुए दोनों को सही करना पड़ेगा। अब ये उन दोनों सवालों का मिक्सचर हुआ, जो ऊपर वाले दोनों सवाल थे ना, उनमें एक सवाल में सिर्फ इनकम थी, कोई रिसीवेबल नहीं था, दूसरे सवाल में देखा सिर्फ रिसीवेबल था, कोई इनकम नहीं थी। अलग अलग ट्रीटमेंट का, सेम ही ट्रीटमेंट था। आसान है ज़िंदगी अगर समझो तो, ठीक है। तीसरा सवाल है कि आपका 100 रुपये का
₹40 ₹100 का प्रॉफिट है, जिसमें ₹40 इनकम डिविडेंड वाली है, जिसमें से 10 रिसीव हो गई है, तो बाकी फिर खामोश है, तो पता है रिसीवेबल है। 40 की इनकम शामिल है पीएनएल में, 10 रिसीव्ड, तो बाकी फिर रिसीवेबल। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, ठीक है जी। रेट ऑन डिविडेंड इज 10% इन 2018 एंड 12% इन 2019। कर लो कमाई। जनरल रेट कितना है? 30%। शुरू करें काम। हम नोट बना रहे होते हैं, असल लड़ाई तो यहीं पे ही है ना। तो नोट के अंदर टैक्सेशन का जो नोट होगा, नोट ऑफ टैक्सेशन में क्या चक्कर होगा, उसमें पहले जनाब आता है कोई ऐसे 7.1 लेट्स से टैक्स एक्सपेंस, जिसमें आपका करंट टैक्स एक्सपेंस आना है, आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आना है, टोटल आ जाना है। फिर 7.2 में आपने रिकन्सिलिएशन बनानी है, ठीक है जी। मैं मुकम्मल करूंगा अब ये सवाल। इनमें भी आप रेकन्सिलिएशन बना सकते हैं। देखो अगर सवाल के अंदर, देखो ना पूरा कर लो, अगर सवाल के अंदर और कुछ नहीं है तो ये अज्यूम करो ये तो ज़ीरो हो गया ना। जब सवाल में कोई डेफर टैक्स वाला कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं ना निकला तो डेफर टैक्स ज़ीरो हो गया। करंट टैक्स कितना आया? 26। यहाँ पे आपने पीबीटी पकड़ा 100, थोड़ा थले ले आना पैना नू। इस पर लगाओ 30%, कितना आया? 30 का टैक्स लेस 4 किया तो रेकनसाइल हो गया ना। आगे बढ़ जाते हैं। अज्यूम करो और कोई चीज़ नहीं है ना, ब्रॉड डाउन फिर ज़ीरो हो गया। कैरी डाउन कितना हो गया? 3.2। डेफर टैक्स एक्सपेंस की एंट्री करो, कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे, चलो 3.2 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3.2 डाल दो। अब डेफर टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। 3.2 डेबिट बढ़ रहा है, टोटल 30 में से 2.8 माइनस करें तो 27.2, ठीक है। सवाल ऐसे बनाए हुए हैं और कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो बस फिर कोई डिफरेंस नहीं है और तो बस यही है, हो गया। अब वाला सवाल जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम बनाएंगे प्रॉपर नोट। इसमें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ टैक्स जनरल जो होता है वो लगेगा और हमारा टैक्स आ जाएगा। टैक्स रेट लिखते होते थे, भूल गया असल में, मैं बड़े दिनों से असल में बनाई नहीं ना, वो रिवैल्यूएशन में हम खोए हुए थे। कितना मुश्किल काम था ना, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए, पता है ना आपको। फिर कहानी शुरू हो गई, फिर शुरू हो गया ये। अच्छा, कौन सा साल है बेटा ये? 2018, 31 दिसंबर 2018 वाला साल, ठीक है जी। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारी वर्किंग वन होगी जिसमें हम करंट टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, पीबीटी ऐड लेस करके, ठीक है। और उसके बाद हमारी डेफर टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग होगी, लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 18, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट भी चूंकि अलग है तो रेट और टैक्स। ठीक है जी। उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद लेजर्स भी बनाते चले जाएंगे, ठीक है। शुरू करें जी काम। सवाल शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा अभी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 100।
बस समझ आ गई ना असल में, आप कब से खपते आ रहे हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करते आए। आपने कौन सा एक ही दिन, पहले दिन ये थोड़ी करवाया जा रहा है आपको, ये तो कब से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था आज आपको मुकम्मल बेहोश कर देने। तो 100 ये मैक्सिमम यही हो सकता है, ठीक है। 100 पीबीटी, इसलिए चाय फिलहाल डिविडेंड इनकम में शामिल है, डिविडेंड इनकम अदर इनकम में शामिल है 40 की, जिसमें से 10 आगे हैं, बाकी रिसीवेबल। तो अगला काम क्या करते होते हो, अगर एक्रूवल आ जाए तो लेजर बनाओगे। एक ही है ना, जगह और छोड़ने की जरूरत है ऊपर, एक ही है बस, ठीक है। आंड जी, डिविडेंड इनकम का लेजर बनाएं। अब कहता है पीएनएल में 40 रुपए की इनकम पड़ी है, ठीक है। अब पीएनएल ये इनकम के लेजर है, तो इनकम किस साइड पे आती है? इधर होके बैठो, थोड़ा सा इधर होके बैठो, शरीफ आदमी। नहीं तुम्हें नहीं कह रहा, किसी को भी कुछ कहूँ तो तुम्हें ही लगता है। हजरत इधर हो जाओ, चाय में चीनी नहीं है तो डलवा लो यार जाके। ये ज़रा मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, उन्होंने सबको ही कहा कि ये वाइट पॉइजन ना दिया जाए। अच्छा, स्लो पॉइजन पे रहें, वाइट पॉइजन को छोड़े। मज़ा आया, थल्ले निकल आए। अच्छा जी, इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आएगा? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो फिर इनकम इस तरफ आएगी, पीएनएल वाली फिगर। अब सवाल कहता है डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड है अदर इनकम में 40 की, तो डिविडेंड इनकम पीएनएल में कितनी है? 40, आउट ऑफ विच 10 इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द, तो कैश आ गया है 10, तो बाकी फिर क्लोजिंग रिसीवेबल है कितना जी? 30। ठीक है जी, लेजर कंप्लीट हुआ। मौजूद ख़वातीन हज़रात तवज्जो फरमाएं, आपका लेजर उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप लोग तो नहीं ना तैयार? अब स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 में हमने क्या किया? लेजर बनाया। स्टेप 2 में क्या है देखेंगे, टैक्स वाले क्या कर रहे हैं। कहता है जी रिसीट बेसिस, आगे ना जाएं, आगे ना जाएं। ये अब मेरे तरीके से करेंगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी, जो तरीका आपका था वही रहेगा सुकून से। कई तरीके हो सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन ये देखो, टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में क्या करेंगे? करंट टैक्स में इनकम को उल्टा दें, तो लेस डिविडेंड इनकम कितनी? 40, और कैश को रिकॉर्ड करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड कितना? 10। यहां तक कोई मसला? लेकिन अब एक छोटा सा मसला फिर हो गया। वो मसला ये है कि अगर इस 10 को आपने इधर ही रहने दिया और यहां पर आपने फिगर निकाली टैक्सेबल प्रॉफिट की, तो उसका आंसर क्या होगा? 70। तो 70 में तो ये 10 भी शामिल है, तो आप तो इस टैक्सेबल प्रॉफिट वाली फिगर पे क्या लगाओगे? 30%। तो इस पे भी क्या लग जाएगा? 30%। तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। अभी तक मैंने आपका कॉन्सेप्ट नहीं छेड़ा ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये जुगाड़ है। कोई नया काम नहीं करना चाह रहा कि आपकी जिंदगी में कोई नई चीज आ जाए एकदम से। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया हुआ है आपको? एक्रूवल आ जाए तो सबसे पहले लेजर बनाओ, बन गया। फिर अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं तो पीएनएल में इनकम को उल्टा दो, उल्टा दिया, कैश को रिकॉर्ड करो, कर लिया, कोई मसला। लेकिन अब एक मसला क्या आया, ये जो 10 रिसीव हुआ है ना, इस पर सेपरेट रेट है टैक्स का। अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट इज ओवर, को छेड़ा नहीं है। और तरीके काफी हैं इसको करने के, लेकिन मैंने आपके कॉन्सेप्ट को नहीं छेड़ा, तरीके को नहीं छेड़ा। अब मैंने यहां से इसको काट देना, ऐसे ही लिख कर पर्चे में काटना है, कोई मसला नहीं। काट के इसको इधर अलग ले आओ। नहीं ना, बस तुम कर लेना यार। मैंने यही कहा है कि मैंने कोई नया काम नहीं किया। तुम्हें नया काम करना है तो करो, कर लो, मैंने नहीं करना। मैंने क्या सिखाया था? एक्रूवल आए लेजर बनाओ, लेजर बन गया। टैक्स वालों को देखो क्या कर रहे हैं। अगर तो एक्रूवल पे तो कुछ ना करते, कैश पे है तो इनकम उल्टाओ, कैश रिकॉर्ड करो, कर लिया मैंने। अब उसके बाद मसला क्या है? रेट 10 के ऊपर तो मैं माइनस करूंगा, तो ये जिंदगी में पहली बार ऐसा काम होगा कि मैं ये कर रहा हूं।
तो मैंने अपना जुगाड़ रखा हुआ है, आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 10, टैक्स ऑन 10 एट द रेट ऑफ, अब ये देखना है कि ये जो रिसीव हुआ है इस साल में, रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 10% इन 2000, हमारे इस साल के अंदर इस पर रेट कितना है, ये कितना आ गया 1, ठीक है। और बकाया अब जो बचा है ये अब 60 भी ठीक हो गया हमारा, ठीक है। तो आप प्लस कर सकते हैं जी। तो टैक्स एट द रेट ऑफ जी 18, टोटल मेरी टैक्स लायबिलिटी बन गई 19, इसकी जर्नल एंट्री करवाओ, CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। अब एक मसला आ गया है, पहले से ही सुन लो, जब इसने टोटल में आना है 19 ने, तो 19 में 10 रुपए के ऊपर 1% रेट लगकर फिगर निकली हुई है 19 की। लेकिन जब मैंने 100 को पकड़ना है ना, 100 में ये दोनों पड़े हैं, 100 में ये 40 भी था, पूरा का पूरा 40 ही है ना, समझो माइनस हो गया, तो ये 40 100 में पड़ा है, ये 40 100 में पड़ा है ना। इसी में से ही, इसी के ही 2 टुकड़े हैं असल में, 10 जो रिसीव हो गया, 30 जो रिसीवेबल है, अभी इधर लेके आता हूं। खैर एनीवेज, फिलहाल करंट टैक्स की बात करें तो इस 40 पर 30% लग जाएगा। हालांकि इस 40 में से जो 10 वाला हिस्सा है ना, 10 वाला पोर्शन, उस पे 10% लगना था, तो यहां पे आके फिर हमें 20% माइनस करना पड़ेगा। डेफर टैक्स में नई मुसीबत है। चलो खैर देखते हैं, आराम सुकून से करो, इसीलिए मैंने खुले टाइम में बुलाया है, जल्दी नहीं करनी। अच्छा जी, करंट टैक्स इज ओवर, डेफर टैक्स में आए तो डिविडेंड रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज, तो डिफरेंस इज, एंड द डिफरेंस इज, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब इस पे 30% लगा दें ना, 10% लगाएं ना, वो कह रहा है अगले साल ये डिविडेंड 2019 में 12% होगा, उसके अलावा नहीं बताया तो फिर 12 ही होगा। अब ये 12% है, तो इधर भी रेट क्या लग गया, इधर रेट क्या लगा था 10%। ये मसला सिर्फ ये पड़ा है। अब ये एक सवाल में अलग से हमने यहां देखा था, दूसरे सवाल में अलग से हमने यहां देखा था, कर चुके ये आज का सवाल ऐसा है जिसमें ये दोनों जगह पे आ गया। कोई मसला नहीं, अपना सवाल करो। 3.6 की लायबिलिटी है, ठीक है। तो वर्किंग फॉर DTL का लेजर बनाओ, ब्रॉड डाउन अज्यूम करो कोई नहीं है, कैरी डाउन वर्किंग 2 से आया 3.6 का, लेजर क्लोज कर दो। एक्सपेंस बैलेंसिंग आ रहा है क्रेडिट साइड पर, डबल एंट्री बनी DTE डेबिट कितना 3.6, जो डेबिट हो रहा है DTE डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, सही है। टोटल 22.6। अब जरा डिसाइड करते चलें, ये 40 100 में मौजूद है, बोलो इस 40 के 2 टुकड़े हैं, 10 वो जो इस साल में रिसीव हो गया, 30 वो जो अगले साल कभी रिसीव होगा, ठीक है। अब 10 पर हमने यहां पे रहते हुए 10% रेट लगाया है, और इस 19 की फिगर में उस 10 पे 10% लगा हुआ है, ठीक है। ये 30 यहां से निकलकर इधर चला गया, इस 30 पर डेफर्ड टैक्स में हमने 12% लगाया, ये फिगर इधर, इधर से ये इधर, इधर से ये इधर, तो इस फिगर के अंदर 30 के ऊपर 12% लगा हुआ है। कोई मसला, यानी कि इस 19 में पड़ा है 10, बहुत गंद पै जाना, रहने दो, इस 19 में पड़ा है 10 जिस पर 10% लगा है, और इस 3.6 ये तो है ही वही, ये जो है ये असल में क्या है 30 जो बाकी था उस पर लगा हुआ है 12%, इससे ये फिगर निकली है टोटल। कोई मसला, डिसाइडेड। चलो अब हमने उठाया क्या, PBT। सवाल में क्या, सवाल से क्या उठाकर लिखते हैं
और यहाँ पे रेट जनरल वाला और टैक्स। अब कितने मसाइल हैं, एक या दो? हमने जो 100 उठाया इसमें पूरा 40 है, उस पूरे 40 में से 10 पर लगना चाहिए था, 10% लग गया 30, तो 20 ज्यादा। और उस 40 में से 30 पर लगना चाहिए था, 12% लग गया, 30%, तो हमें एतराज 18 पे है। तो ये अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो अब इधर देखो, साइन वही, ये पूरा लेस दोनों के साथ लगा हुआ है ना, इसमें से 10 और 30, ठीक है। साइन वही रहता है जो करंट टैक्स में, ये जुगाड़ पक्का चल रहा है हमारा अभी तक, ठीक है। तो लेस डिविडेंड रिसीव्ड, मैं अलग अलग लिख देता हूं आज, ठीक है जी। 10% लगना था, लेकिन इसमें चूंकि वो 10 पड़ा है तो 30 लग गया, तो 30 लग गया, लगना चाहिए था 10, तो ज्यादा कितना लग गया? तो सही कर लो 2। उसके बाद इसी 100 में वो दूसरा 30 भी पड़ा है, उस 30 पर लगना चाहिए था वो देखो 12, लेकिन लगा कितना दिया? तो लेस कर दें। अब ये डिविडेंड, हाँ पूरा ही लिखना पड़ेगा फिर, रिसीवेबल। और ये क्या है, थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं ना, बल्कि यूं लिखते हैं ताकि आपको जरा दूर से पता लग जाए। ये डिविडेंड रिसीव्ड है कैश, तो ये 10 इंटू 20% की एडजस्टमेंट आ गई। और डिविडेंड रिसीवेबल, ये डेफर्ड टैक्स में मुसीबत पड़ी हुई थी, कितना है? 30 है, 30 है। इस पर लगना चाहिए था 12, लग गया, तो कितना लग गया? तो वो सही कर लो 5.4, लो जी 22.6। बस ये समझने की जरूरत है, इस 100 के अंदर पूरा 40 पड़ा है। हमने इनकम तो 40 बनाई ना, उसमें से 10 रिसीव हो गया, बाकी 30 रिसीवेबल। तो जो रिसीव हो गया उस पर टैक्स वालों ने इस साल में 10% पे रेट लगा के टैक्स लिया, और बाकी पे वो अगले साल 15% के 12% के हिसाब से लेंगे। अब हमारा करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स जहां से निकलता है वहां पर सही सही रेट लगे हुए हैं। इसमें रिसीव्ड वाले पे 10% और इसमें रिसीवल वाले पे 12% लगा हुआ है, जिससे ये फिगर निकली है। अब इस फिगर को जब मैच करेंगे इससे, तो गड़बड़ क्या है, यहां पे पूरा 100 उठाना जरूरी है। स्टैंडर्ड कहता है यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखाओ यूजर को। जब अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है इसमें पूरा 40 पड़ा है, फिर रेट भी जनरल वाला जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है एप्लीकेबल, वो लगाना है। तो जब इस पर पूरे 100 पर पूरा 30 लगेगा, तो इस पूरे 100 में 40 पड़ा है। तो अब दो टोटे में मसला हुआ है, 10 के ऊपर 40 में से 10 के ऊपर 10% लगना था, हमने इसमें 30 लगा दिया, तो 20 ज्यादा है, सही कर लो। बाकी के 30 के ऊपर लगना चाहिए था 12, हमने लगा दिया 30, तो 18 ज्यादा है, सही कर लो। ठीक है, नोट कीजिए, ये तीनों सवाल इकट्ठे करने आज जाके एक सीटिंग में, ताकि ये कॉन्सेप्ट पक्का पक्का सही हो जाए। उधर ही रखें भाई, देखेंगे मूड बना तो। नहीं, एथिक्स अभी है, वो अंग्रेजी थोड़ी सी रहती है, उसमें कोई MCQ कोई सवाल बन सकता है। लें लेक्चर, मैंने मना किया है, छुट्टियां मैंने कहा था करें, तो इसीलिए तो आज एथिक्स नहीं पढ़ा रहा ना। ये तो इंटरेस्टिंग काम है, नहीं करते एथिक्स, ओके, कोई थ्योरी भी नहीं पढ़ते, ये बड़ा हो जाना है इंशाल्लाह। चलो तो सही, देखते हैं बेटा, लेट मी सी। मेरा दिल तो ये है किसी सवाल के अंदर ये लगा हो ना, कभी बंदा देख ले। चलो अब सवाल जब होमवर्क में देने हैं ना आपको आज एक दो नए वाले, तो उसमें फिर देखेंगे। वो होमवर्क का मतलब ये होता है कि फिर मैंने करवाने होते हैं ना। ये कौन सा होमवर्क है, अब ये तुम 10 मिनट में फड़का दोगे, अब ये कोई होमवर्क है? ये तो तुम ऐसे बैठे बैठे दिमाग में भी थोड़ा सा देर में रिवाइज कर लोगे। अच्छा, अगर सिर्फ रिसीव्ड वाला है, एक्रूअल है, तो सब पे टैक्स लगा उधर, हाँ वो पास पर 9 वाला और 10 वाला रिसीवल, हाँ हाँ ठीक है, और आज वाला सुभान अल्लाह, दो धारी तलवार है, ठीक है जी, उसी की तरफ ही जाना है मैंने, उसके लिए कॉन्सेप्ट पहले बता दूं। हाँ जी, यहाँ तक को मसला जी, टेस्ट है, नहीं नहीं, आप IS 40 का कर लेते हैं, FAR 1 में भूल गई हो, IS 23 भाई कह रहे हैं बोरिंग कॉस्ट का, यार जाहिर सी बात है IS 12 भी होगा। नहीं नहीं, एथिक्स आ भी गया तो क्या है, प्रिंसिपल थ्रेड्स आपको याद हो गए हैं ना,
मैंने आपको बताया था किस तरह से सवाल करते हैं, लिखवाया था। किस किस बच्चे ने वो सब लेक्चर अभी तक नहीं लिया हुआ? नहीं लिया हुआ? चलो एथिक्स नहीं डाल दूंगा टेस्ट में, वो करें, कर लें। संडे है, फिर कब करेंगे? हाँ, कब करेंगे? आज कर लें, संडे को ना करें, आज कर लें। किसकी क्लास है? ओ माय गॉड, एडे रोड़े ने बच्चे हैं ज़िंदगी से। मैं तो कभी संडे नहीं ऑन, पूरी कोशिश होती है कभी संडे ऑन ना हो। नहीं, काम बेशक इतना हो, घर पे बैठ के उसको पढ़ना है, ये आपके लिए ज़रूरी है, पास करना है। तो इसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है सिवाय कपड़े धोने के। तुम हॉस्टल में रहते हो, सारे काम घर वालों ने फारिग करके तुम्हें सब कामों से इधर भेजा हुआ है। इस्त्री रहने दो, तुम मिचड़े हुए पहन के आ जाया करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा जी, वॉश एंड वियर का एक जोड़ा रखो इस्त्री करके, क्लास में वो पहन के आ जाएगा, वापस जाके फिर अपने वही पहन लिया करो कपड़े जो कमरे के अंदर पहने होते हैं। सुकून मारो। हाँ, तो बस फिर एक सूट पूरा हफ्ता चलना चाहिए, नहीं तो 2 दिन 2 दफ़ा चल जाए, दो चल जाए एक हफ्ते में। अच्छा यार, बस कर दो अब। पास पेपर 16 के कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, पास पेपर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही करने हैं, और 13 शायद होमवर्क में दे दूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही कीमती कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि आज तक कभी हमने, इसकी थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझसे थ्योरी सुने। आज तक हमने अनयूज टैक्स लॉसेस जितनी बार भी किए, 2 ही दफ़ा तो किए हैं वैसे, तो हमने अन्यवाह उसका एसिड बुक किया, डेफर टैक्स एसिड बुक करते थे। भला आपको क्या पता ये अनयूज टैक्स लॉस भी हमने कोई कब किया है? मंडे ट्यूसडे को, है ना? आप फिर एंजॉय करें। अब मैं भूल गया आपको मैं, अच्छा ये ना असल में जब मैं जा रहा था ना इस ब्रेक से पहले, तो ये मेरे प्लान में नहीं था जो आप कराने लगा हूँ। वो तो प्लान में था ना, इसलिए आपको कहा कि आ जाना। अब आपने जाना तो बेशक चले जाएं, ठीक है? ये जो अब मैं करवाने लगा हूँ, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है? अनयूज्ड टैक्स लॉसेस को हमने कहा था कि आपने जितने भी पढ़े हैं, एक जुमला लिखा था, सुनहरी जुमला हमने, कि जिस साल का अनयूज्ड टैक्स लॉस है, बोलो बोलो, इनको टेंशन दो, उस साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आएगा और अगले साल की करंट टैक्स। लेकिन कभी ऐसा तो मैंने नहीं बोला था कि जितना अनयूज्ड है उसको कम ज़्यादा करें। ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कम करने की बात नहीं हुई थी। आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूँ, और वो है हमारे इस स्टैंडर्ड की IAS 12 की गाइडेंस, कि अनयूज्ड टैक्स लॉस को आप एसेट बना रहे हो, किस लिए, क्यों एसेट है, फ्यूचर में क्या फ़ायदा, कैसे टैक्स कम कैसे करेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट में से कम होगा। अगर प्रॉफिट ही ना हुए बेटा अगले सालों में, फिर अगर अगली सारी ज़िंदगी आपको इस बिज़नेस से प्रॉफिट आने की उम्मीद नहीं है, फिर क्या करोगे? तो बंद शायद आप अभी भी ना करें, कुछ अर्सा हम चलाते रहते हैं, हम लॉस मेकिंग बिजनेस भी चलाते रहते हैं। कभी कभी होता है, हमारी पोर्टफोलियो प्रोडक्ट की हो सकता है, मैं कोई चीज़ चलाई जाऊँ, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरा नाम है, मैं नहीं बंद करता, मिसाल दे रहा हूँ। तो बंद भी ना कर सकें और कभी प्रॉफिट्स भी नज़र ना आ रहे हो, तो क्या करें? फिर क्या सही है इस एसेट को बुक करना? IAS 12 सिर्फ ये बात करता है कि आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करना है अनयूज टैक्स लॉस पर, सिर्फ उस हद तक जितना आपको उम्मीद है कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे। अब जिस किसी सवाल के अंदर ऐसी बात नहीं लिखी होती तो यही अज्यूम करेंगे कि आएंगे, वैसे सवाल के अंदर लिखा होता है कि आएंगे। बेटा मैं तो अगले साल में आपको रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा, आपको आज खड़े होकर लॉसेज आ गए, आपको नहीं लगता कि अगले 2-3 साल जो मज़ीद अभी आपने चलना है, किसी वजह से, किसी मजबूरी की बिना पे अगले 2-3 साल अभी भी आपने चलना है, लेकिन आपको ये पक्का पता है कि आपको प्रॉफिट नहीं आने लगा, तो क्या डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करना मुनासिब है? ये डेफर्ड टैक्स एसेट किस बात पर है कि ये जो अनयूज्ड लॉस है, फ्यूचर में जो कभी लॉस प्रॉफिट आएगा तो उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट होगा, ना प्रॉफिट आए ना ये एडजस्ट हो, तो फिर फ़ायदा। और समझ आइए बात की, एक कॉन्सेप्ट है बड़ा ही कीमती, ठीक है? इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मसला ये है ना, अब आपके जहनों में अगली बात पहले सोचने लग जाते हैं।
अगली बात पहले ना सोचें, मुझे पता है आप ये सोच रहे हैं और अगले साल प्रॉफिट आ गया तो, हाँ ये भी सोचना थोड़ी देर में। बेटा क्या 6 साल भी लॉस आता रहे तो तुम चलोगे सही? तुम क्यों मिक्स कर रहे हो टैक्स वालों के? पाकिस्तान के टैक्स के अंदर ये है, यूके के टैक्स में क्या है बताओ? कनाडा के टैक्स में क्या रूल है अनयूज का? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बता दो, आयरलैंड का बता दो, यूएस का बता दो। मैं कोई आपके टैक्स लॉ की बात कर रहा हूँ यार, वो मैंने बता दिया था कि वो अलाउ करते हैं और उनकी अकाउंटिंग सिखा दी थी। मैं तो कह रहा हूँ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन सारे मुल्कों में बैठ के अकाउंटेंट लगाते हैं IAS 12 को, वो क्या कहता है? वो कहता है अपने मुल्क के हिसाब से देखते हुए डेफर्ड टैक्स अगर एसिड बुक करना है तो वो कब बुक करो? अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि कोई प्रॉफिट्स आएंगे, जितने प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम उस हद तक आप बुक कर सकते हो। अब बात समझ आई है? अपने मुल्क का लॉ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सर अदनान से जाके पूछो, मैं जिम्मेदार हूं कैफ 2 का, मैं तो जिम्मेदार हूं IAS 12 का। IAS 12 ये कहता है डेफर्ड टैक्स एसिड। ये डेफर्ड टैक्स का नाम सुना था आपने कैफ 2 में? आपके ये कोई पाकिस्तान के टैक्स की कोई टर्म है? वो तो उनके साथ लड़ाई है जिस वजह से अराइज होता है। तो ये डेफर्ड टैक्स एसिड अनयूज टैक्स लॉस पे कब बुक करना है? तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि ये क्या है। अच्छा नहीं मतलब हमारे सवाल में क्या है, देखो हमने एक छोटा सा सवाल किया था पास पेपर 2, उसमें ये थोड़ा सा आया था, लेकिन जिस दिन आप छुट्टियों पे थे ना और आपने तक लेक्चर नहीं लिए, उनमें फिर ये बेतहाशा तरीके से भी आया था, 2-3 साल चलता रहा था, वो भी हम कर चुके हैं। आपको क्या पता है जी? तो बहरहाल रूल क्या है? रूल लिख लो, उर्दू में लिख लो, फिर कभी स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा। अभी उर्दू में लिख लो, डेफर्ड टैक्स अनयूज टैक्स लॉस पर डेफर्ड टैक्स एसिड, इधर ही है सवाल भी, इधर ही है, मुझे ढूंढने दो। वो पास पेपर वगैरह करेंगे, 12 में भी थोड़ा सा ये मसला था। ये जनाब पेज नंबर 5 के ऊपर ना सही सज्जे खब्बे करके लिख लें, ये बात हैंड रिटन पेज 5 पे फिलहाल लिख लें क्योंकि मैं अभी इधर ही हूँ। फिर सवालों में तो जाएंगे हम जगह जगह। एक बार ये 2 कॉन्सेप्ट बड़े कीमती थे ना, ये किसी भी सवाल में आ सकते हैं। अब मुझे कोई चीज़ अगर रोकेगी ना इस कॉन्सेप्ट का आने के बाद IAS 12 का सवाल करने से, तो वो होगी किसी ऐसे स्टैंडर्ड की मिक्सिंग जो मैंने अभी पढ़ा नहीं है। जैसे IFRS 9 की एडजस्टमेंट्स इसमें आती हैं, जैसे IAS 37 की कोई एडजस्टमेंट आ जाए, जैसे छोड़ी भी है, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ हमें रोके तो रोके जो अभी हमने पढ़ी नहीं है। जो FAR 1 में भी कोई पढ़ा हुआ है मिक्सिंग है, हम कर देंगे उसकी मिक्सिंग। गर्मियों में होता है ना, गुड़ जामन है जी। बात समझे हो? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रा लिखो इसको, लिखो जी। IAS 20 मैंने बोला है IAS 20 नहीं है हमारे सिलेबस में, फाइनल में जाके पढ़ना। IAS 20 नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट है ना, वो हमने पढ़ लिया। अब आप में अगर पास नहीं है सही से बता दें, बैठे क्यों ड्रामा करके, तो उधर मैं पढ़ा रहा हूँ FAR 1 में, ठीक है। अच्छा जी, मिक्सिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जो FAR 1 में आप पढ़ चुके हैं हर चीज़ मिक्स हो सकती है अब यहाँ पे, ठीक है। जो पढ़ी है और जो पढ़ लेंगे वो भी मिक्स हो सकती है। लेकिन मेरे लिए अभी सिर्फ ये मसला है कि अगर कोई FAR 1 की चीज़ मिक्स हो, जैसे बोरिंग कॉस्ट मिक्स हुआ, जैसे इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट निशान लगा के दी थी, मिक्स हो रहा है, ये मैं करवा दूंगा आपको। IAS 16 करवा दिया सारा, FAR 1 मिक्स नहीं किया हमने। लेकिन जो भी मैंने नहीं पढ़ाया, IFRS 9 हो गया, आपको अभी तक नहीं पढ़ाया। कंसोलिडेशन तो खैर अलग चलती है, इसके साथ तो नहीं हिसाब होता उसका। IFRS 15 का कॉन्सेप्ट है, अगर इस तरह की कोई चीज़ मिक्स होगी तो वो भी मैंने पढ़ाना है आपको, ठीक है। फजूल में टाइम ज़ाया ना करें, इस पेज के ऊपर लिखें अनयूज टैक्स लॉस पर डेफर्ड टैक्स एसेट सिर्फ उतना बुक करना है, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस पर डेफर्ड टैक्स एसेट सिर्फ उतना बुक करना है जितना फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद हो। अगली बात लिखवाऊं या रहने दूं? अगली बात वैसे सुन लें,
ये लिख लेना पहले, जितना फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद हो। ठीक है, अब अगली बात क्या है, मतलब प्रॉफिट्स जितने आएंगे, जो अनयूज टैक्स लॉस है वो उनके अगेंस्ट एडजस्ट होगा तो फ़ायदा मिलेगा। तो जितने प्रॉफिट्स की उम्मीद है उतने ही अनयूज टैक्स लॉसेस पर एसेट बुक करें। ठीक है, कैसे सवाल में देखते हैं, पर सवाल आपने अपनी किताब से नहीं देखना, ठीक है ना, वो सारा नजर आ जाएगा। ओके, सिंपल सामने सवाल गिवन है, यहाँ पे देखना है आपने, तब ध्यान से बस इधर देखना है, सवाल आपके सामने है सारा। अनयूज टैक्स लॉसेस का कॉन्सेप्ट है टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस। 15 में क्या आ गया आपको, टैक्सेबल लॉस है, ये अकाउंटिंग लॉस नहीं, टैक्सेबल लॉस है, यही अनयूज है जिसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब एज ऑन 31 दिसंबर 2015 it was expected that future taxable profits will be limited and only taxable profit of 180 will arise in future। दुनिया की खतरनाक तरीन लाइन आज आई है आपके सामने, मतलब आपके लिए फिलहाल तो, आज तक आपने ये बात सोची ही नहीं थी। अभी तक आपने दो दफा अभी तक आपने ये कॉन्सेप्ट देखा है अपनी क्लास में। एक बार देखा था पास पेपर 2 में, जिसमें उन्होंने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया होगा, मैंने समझाया था, उनको एक्सपेक्टेशन भी होगी, और आपने देखा अगले ही साल सारा एडजस्ट हो गया था, कहानी खत्म, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। फिर एक सवाल आपको करवाया था मैंने, वो एग्जाम्पल थी, उस वक्त बताया नहीं था कि ऐसी कहानी भी होती है, हालांकि सवाल में वो लिखा होना चाहिए कि अगर आप जब भी ये आता है ना अनयूज टैक्स लॉस और कैरी फॉरवर्ड होना हो, तो ये लाइन फिर सवाल में वो लिख देता है कि एक्सपेक्टेड है कि सफिशेंट प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। क्या मतलब, 200 का लॉस आया, या तो सवाल चुप है तो अज्यूम करेंगे कि सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, पूरे 200 पे एसेट बुक कर लो, या वो ये लाइन लिखता भी है 200 का टैक्सेबल लॉस है एंड देयर इज probability a chance that sufficient future profits will be available against which these losses will be adjusted। ठीक है, लेकिन आज की लाइन बड़ी खतरनाक लाइन है। वो क्या कहता है, कहता है 31 दिसंबर 15 पे हमें टैक्सेबल लॉस आया और इसी दिन खड़े होके एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि टैक्सेबल प्रॉफिट जो कि फ्यूचर में आने हैं वो सिर्फ लिमिटेड होंगे 180 तक। तो अब मुझे बताओ क्या पूरे 200 पर, अच्छा एक मिनट, as on 31 December 15 it was expected that sufficient future profits will be, बस sufficient ऐसे लिखा हो, profits will be, या चुप हो तब भी हम यही काम अज्यूम करेंगे, ऐसे ही है। अब क्या करेंगे हम, पहले पुराना काम करें ज़रा, ठीक है। करंट टैक्स की वर्किंग में हम स्टार्ट करते हैं बात को पीबीटी से, पता है आपको, ठीक है, और इससे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं एडलेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट तक, या टैक्स लॉस भी आ जाया करता है कभी कभी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2015 की, ठीक है। कहोगे तो अलग अलग साल भी कर दूंगा, फिलहाल तो मेरा दिल है कि ऐसे ही आमने सामने ही कर दें ज़रा जी। टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं आया, खैर से आपको 200 रुपये का लॉस आ गया, ठीक है। अगर लॉस आ गया तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, यही आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने एक लाइन इसलिए छोड़ी कि हम पता है ना एडजस्ट करते हैं अगली लाइन में, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, यानी अगर ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉस होता तो वो भी इसमें ऐड होकर मज़ीद बढ़ा देता है इसको, पर ऐसा कुछ था नहीं। इस साल का लॉस प्लस कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं और एज ऑन लॉस, ठीक है। अच्छा, अब ये 200 का जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, एज ऑन 31 दिसंबर 15, ये आपको ठीक है, वैसे तो लॉस आया आपको, लेकिन थोड़ी सी ये खुशी है कि टैक्स वालों ने कहा हुआ है, ये बिजनेस को एनकरेज करने के लिए होता है कि बिजनेसमैन भागे ना, थोड़ा फ़ायदा नज़र आए कि चलो यार अगली दफ़ा अगर प्रॉफिट्स आ भी गए तो वैसे तो मैं प्रॉफिट्स कमाऊंगा, मेरा पीबीटी तो नज़र आएगा, लेकिन टैक्स वाले हो सकता है अगले साल मुझे 200 का ही प्रॉफिट आए, 150 का प्रॉफिट आए, 200 का प्रॉफिट आए, तो ये सारा प्रॉफिट इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, मुझे अगले साल टैक्स कोई नहीं देना पड़ेगा। तो हिम्मत करता है चलो यार कोई नहीं, करते हैं काम अभी, ठीक है।
टैक्स तो बच रहा है ना, ये एनकरेज करने के लिए होता है। अब बिजनेसेस को तो क्या सिखाया हुआ है आपको जी? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, यही कॉलम्स होते हैं ना आपके। तो आपको क्या सिखाया हुआ है अनयूज टैक्स लॉस के लिए? ये आपको नहीं पता छुट्टी वालों, ये आपको नहीं पता। अनयूज टैक्स लॉस जो है उसके बारे में आपको ये रूल दिया हुआ है कि अनयूज टैक्स लॉसेस को आपने बारोबार, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस बारोबार 200 इंटू कितने परसेंट है जी जनरल रेट? 30% है जी। इसको ले जाना है और एसेट बुक करना है। कोई कैरिंग अमाउंट नहीं होती इसकी, कोई टैक्स बेस नहीं होती इसकी, बस सीधा डिफरेंस के कॉलम में। मैंने यूं किया था कि सीधा इधर आ जाए, ठीक है? कितना? ये आपको नहीं पता, सॉरी जी। 60 नहीं तो तुम पता बड़ी जल्दी चल जाता है, तगड़े हो वैसे। ये बच्चा खुद माशाल्लाह तगड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन ये है, ये सैटरडे है, कल संडे है, शब दरमियान रब मेहरबान, सारी रात लगा देना, दिन लगा देना संडे का, सारे लेक्चर उड़ा के रख देना, अल्लाह से मांगना भी सही। इंशाल्लाह आप इन सब से अच्छा तैयार होके आएंगे। जितना को मैंने आपको सुना दी है ना, आपको रात को सोने के लिए लेटोगे तो मेरी आवाज़ आएगी कानों में आपको क्या पता फौरन उठ जाओगे, हैं क्या हुआ देख लोगे ना इंशाल्लाह आप दोनों, हैं? चलो देख लेना आज कल में, ठीक है? अच्छा जी, अब ये तो है वो कॉन्सेप्ट जो आपको अभी तक पता था, ठीक है? और उसके बाद आपकी रिकन्सिलिएशन भी सिंपल तरीके से बन जाती है और इसमें कोई मसला भी नहीं होता था आपका, ठीक है? अब ये 15 इज़ ओवर, 15 को इधर ही ओवर कर देता हूँ मैं तो कहता हूँ इसको ज़रा नेड़े नेड़े कर लेते हैं, नेड़े नेड़े 15 अलग बना लेते हैं, 16 अलग, क्या कहते हो? ठीक है, ऐसे कर लेंगे जी। बेटा किसके 2 मिनट रह गए बेटा? आपके? ओ माय गॉड, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानी करे बेटा, बहुत आसानी करे अल्लाह। मेरी ये वेल विशेज़ हैं आपके साथ। 3:45 पे जमात है तो अभी 15 मिनट हैं, 2 मिनट पौने में से देखो, ठीक है? गलत बात कुछ नहीं है यार, आई एम जस्ट लविंग दिस कॉन्सेप्ट, मुझे पढ़ाने दो ये इस वक्त यार। वैसे भी क्या जल्दी है ना, कोई और क्लास तो कोई असर पढ़ के जाओ, भागोगे रास्ते में कज़ा हो जाएगी, मैं इसे नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है? पढ़ के जाओ। अच्छा जी, अब असल कहानी ये नहीं थी, असल कहानी अब सवाल में वो कहता है ओए होए होए खतरनाक लाइन, ये कौन सी लाइन है जी? खतरे वाली लाइन, खतरनाक, खतरा 440 वोल्ट। एज ऑन 31 दिसंबर 15, जिस दिन ये लॉस आया, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी लिमिटेड एंड ओनली टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ 180 विल अराइज इन फ्यूचर। अब जो डेफर्ड टैक्स आपने बुक किया 200 का, ये 200 का नहीं 180 पर बुक हो सकता है, भाई इतनी सी बात थी। और ये 60 की बजाय 54 बुक होगा। बाकी सवाल में कोई चेंज नहीं आया अभी तक। तो ये मसला अगले साल में आएगा, ये बात समझ आ गई है? जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस एक्सपेक्टेशन की बेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करो। अब ये अगेन एक एस्टीमेट है, फ्यूचर में बदल भी सकता है, कोई मसला नहीं है, ओके? ज़्यादा आ सकता है, कम हो तो उस दिन फिर एक्सपेक्टेशन देख लेंगे, ठीक है? चलें आगे, यहाँ तक कोई मसला? इसका क्या असर होगा आपकी रिकन्सिलेशन वगैरह पे? क्या असर होगा जी बता दो? आपका नोट जब बन रहा होगा, उस नोट के अंदर सारी कहानियों से आगे बढ़ के एकदम से आप इधर आया करो ना, रिकन्सिलिएशन पे मुझे बातें बताया करो। तो रिकन्सिलिएशन पे आपको क्या असरात नज़र आएंगे इस कॉन्सेप्ट की वजह से? इस साल में 2015 में क्या होगा जी बताओ? 2015 में कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा ऐसा कुछ हुआ है। सिर्फ आपने क्या किया हुआ है, सिर्फ आपने क्या किया हुआ है, आपने डेफर्ड टैक्स को बुक किया है सिर्फ इतनी उम्मीद रखते हुए जितने प्रॉफिट्स आने हैं फ्यूचर में। 15 इज़ ओवर, 15 का सब कुछ नॉर्मल तरीके से होगा। यहाँ से डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग निकलेगा, लेजर में जाएगा, एक्सपेंस निकलेगा, वो एक्सपेंस इधर टैक्स एक्सपेंस में, और ठीक है ना? और डेफर्ड टैक्स भी उसी तरह से, सब कुछ वैसे ही, CTE DT सब कुछ वैसे ही, ठीक है? तो नोट के अंदर रेकन्सिलिएशन में सब कुछ कोई इसका असर नहीं है। 15 में खड़े होकर इसका कोई असर भी नहीं जी।
देख लो ये सीटी है, कोई टैक्स नहीं है क्योंकि आपका कोई प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है। डीटी नेगेटिव नज़र आएगा, ये आपने एसिड बुक कर लिया, चलो अब यहाँ तक पहुँचा ही दी है बात तो ठीक है, लेजर भी बनाना पड़ेगा फिर। ओपनिंग 0, क्लोजिंग 54 एसिड साइड पर, तो डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे बैलेंसिंग आएगा, तो डी ए डेबिट डी क्रेडिट फिर कर लो, अगर एडी गल करनी है तो जान दो। फिर बना दूँ लेजर भी यहाँ पे, बना देता हूँ। ओके नेक्स्ट, अब जनाब आया 2016, आप 2016 का साल काम करते जा रहे हैं और एकदम से हालात में बेहतरी सी नज़र आना शुरू हो गई, और 2016 में जो आपने सोचा था ना, अगर वही हो जाए फिर तो मसला ही कोई नहीं ना। 2016 में जो आपका पीबीटी आया उसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ लेस की, टैक्स देने की जब बारी आती है तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकले, टैक्सेबल प्रॉफिट निकल आया 350 का। इधर क्या लिखा हुआ था? ये छुपा दो, ये तो हमने किया हुआ है। अच्छा, तो माशाल्लाह, ये पहले नहीं पता होता। 2016 एंड होगा तो फिर कोई पीबीटी आएगा, फिर एडलेस करके नए रूल्स, पुराने रूल्स, सब कुछ जो भी है, हम टैक्सेबल प्रॉफिट पे पहुंचते हैं ईयर एंड पे जाके। तो जब ईयर एंड पे पहुंचे तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितने टैक्सेबल? 350, बाबा सुभान अल्लाह। और आपके ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस कितने पड़े थे? ये मैंने उस सवाल में जो आपको सिखाया था ना, उसमें ये कहता 16 आगे रख दिया था। तो ये क्लोजिंग ब्रॉड फॉरवर्ड था, इधर 350 आ जाना है और ये 200 उसमें से एडजस्ट होके बाकी 150 बचना है जिस पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने कहना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पूरे के पूरे पड़े थे। उन टैक्स वालों को क्या पता कि आपने डेफर टैक्स कितने बुक किया है? उनको तो ये पता है कि लास्ट असेसमेंट के अंदर आपका 200 मिलियन का टैक्स लॉस था, आपको इस दफा 350 मिलियन का टैक्सेबल प्रॉफिट आया है, तो आपने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, कितना प्रॉफिट बचा? ये टैक्सेबल प्रॉफिट है। अब इस पर लगाओ टैक्स, बेटा लगाओ टैक्स। लगाते क्यों नहीं टैक्स? लगाओ टैक्स। ठहर जाओ यार, पहले वाले पे टैक्स तो लिखो। आप कह रहे होगे जरा हमें समझ नहीं आ रही, जरा फॉर्मेट हमारा फंस रहा है। वो लैंड नाल ही ले आया जी। तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं है बल्कि टैक्स लॉस आ गया। ठीक है, तो टैक्स लॉस हो तो लॉसेस के ऊपर कौन टैक्स देता है? टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं आया बल्कि टैक्स लॉस आया, तो फिर टैक्स कितना होगा? टैक्स ये इनकम टैक्स है, ये इनकम पे लगता है, इसीलिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डैश। ठीक है, हूँ इन्ना कम बताया जे ते अगला भी कारी देने फिर हैं, अच्छी तरीके से याद तो हो जाएगा। ये डेफर टैक्स का लेजर बना, उसमें कुछ बच्चे होंगे ना सोच रहे होंगे, घर जाके देखेंगे समझ नहीं आई जो क्या बात की थी। तो ये बात की थी, ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में 180 आया था। अच्छा 54 कर लो, एसेट है सॉरी, तो ओपनिंग भी इधर लिख लो, ज़रा समझ अच्छे से आ जाता है। ठीक है ना, ओपनिंग और जाए, ओपनिंग 54 नहीं है, 0 है, क्लोजिंग 54 और DTE ये। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री मैंने उधर डाल दी। ठीक है, DTL ए डेबिट DTE क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद रिकन्सिलिएशन पे इसका कोई असर नहीं है। ठीक है जी, ये आपका जो प्रॉफिट, ये नेट में आपका इस साल में नेगेटिव आ रहा होगा, तो यूज़र को समझ होनी चाहिए IAS 12 की, वरना यूज़र कहेगा ये क्या, असी गवर्नमेंट को लेने ने, इनफैक्ट लेने ही है, एक तरह के टैक्स बचाना है ना इसने, तो ये नेगेटिव आ रहा है, एसिड शो होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद इधर रेकन्सिलिएशन में कोई इसका असर नहीं था, ये साल खत्म हो चुका है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब 2016 के अंदर तो जनाब बहारें लग गई। अब जो बहारें लगी तो आपका बहारों में फिर जाहिर सी बात है इनकम आई है तो हुकूमत का हिस्सा भी निकालो, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30%।
45 आ गया। ठीक है, अब ये चला गया आपके करंट टैक्स में। नोट सवाल पूरा हो तो चलो देखते हैं, इसको भी देखते हैं। सवाल पूरा हो मतलब तभी आता है। खैर चले 2016 उसमें एक एडजस्टमेंट होगी। अब सारी समझी हुई बात होगी तो एडजस्टमेंट 1 मिनट में हो जाएगी बस। आपने सिर्फ रिकनसाइलिंग आइटम एक ऐड करना है जब आपको समझ होगी तो। समझ ना हो तो फिर बैठे रहो, लेकिन समझने के लिए दिक्कत आएगी, थोड़ा सा एफर्ट लगेगी थोड़ी सी। CTE डेबिट, CTP क्रेडिट कितना हो गया जी आज? खैर से 45। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आप DTE की तरफ। DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 2016। लो जी, जिन्होंने वो क्लास मिस की उनको थोड़ा मसला होगा। आपको क्या पता कि जिस साल में हमारे अनयूज टैक्स लॉसेस यूज हो गए थे, आखिरी साल याद है बच्चों? उस साल में फिर इधर कुछ भी नहीं आया था, ये खाली है। जैसे आपका ऊपर का खाना खाली है, बिल्कुल वैसे ही ये खाली है। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी / एसेट की जो वर्किंग है, लेजर जो है, ये तो बनाओ ना। इसका ओपनिंग तो आएगा कि नहीं आएगा? पिछले साल का क्लोजिंग था DTL/A, तो ओपनिंग बन गया 54 और क्लोजिंग क्या हो गया? 0। अब ये DT ही इस तरफ आ गया, कितना? अब इसका रिवर्सल बन रहा है, इस दफ़ा रिचार्जिंग बन रही है। DTL/A क्रेडिट हो रहा है और DTE डेबिट हो रहा है। कितने से जी? 54 से। पता नहीं अब क्या हो रहा है, पता नहीं अब क्या हो रहा है, बोलो जी। 99। रिकन्सिलिएशन की तरफ चलते हैं जी। अल्लाह खैर करे, डर भी बहुत रहा हूँ, दिल घबरा रहा है, आंख भर आ रही है और PBT लिख रहा हूँ मैं। PBT कितना था? 350। या अल्लाह तू ही कोई खैर करी। टैक्स रेट 30%। अब 105 का टैक्स आ गया। अच्छा, पहले मैं ना आपको जनरली बताता हूँ, फिर रूल याद करेंगे। मेरा सवाल, हमने पास्ट में 2015 में एक एसेट बुक किया था, ठीक है, 180 रुपये पर 30% लगाकर 54 का। लेकिन जब हम 16 में पहुंचे, जाके सुन लें, ये बात आखिरी बात है बस। जब 2016 में हम पहुंचे तो 2016 के अंदर हमें जो 20 जिस पर एसेट बुक नहीं किया था वो भी फायदे के तौर पे मिल गया। तो 2016 में आकर फायदा तो मिल गया हमें पूरे 200 पर। फायदा कितना मिल गया? 200 पर। कितना मिले बल रिकॉर्ड किया था? 180 पर। तो जितना अनरिकॉर्डेड था अब रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कहां जाके? रिकंसिलिएशन में। तो रिकंसाइलिंग आइटम आई थिंक आखिरी आइटम है। 6 पूरे हुए या नहीं हुए? जरा गिनती करो। सबसे पहला परमानेंट डिफरेंस, एग्जैम्प्ट इनकम हो जाए या वो डिडक्शन नॉट अलाउड, 2 चीजें आ गई। तीसरा सेपरेट ब्लॉक इनकम करंट टैक्स वाला, सेपरेट ब्लॉक इनकम डेफर्ड टैक्स वाला, टैक्स रेट चेंज हो जाए, डेफर्ड टैक्स लाल वाला, प्रायर CTE प्रायर, और इधर 7 हो गए। कोई एक वो इकट्ठे ही मैं बोलता हूँ इसलिए मैं 6 बोल रहा हूँ, लिख दूंगा किसी वक्त, ठीक है। और भाई सही है, इसके अलावा कोई रेकनसाइलिंग आइटम है ही नहीं, ये IAS 12 है, ठीक है। कोई और रेकनसाइलिंग आइटम नहीं है, बस ये आखिरी लिख लें। तो यहां पे जनाब एक नया रेकनसाइलिंग आइटम आया, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स एसेट। कितने पर अनरिकॉर्डेड था? 20 पर। कितने %? तो कर लो रिकॉर्ड बच्चे। अब अनरिकॉर्डेड था ना, एसेट अनरिकॉर्डेड था। जब एसेट आज रिकॉर्ड करोगे तो खुशी की बात है, गम की? खुशी की बात है। तो खर्चे को बढ़ाएगा या कम करेगा? एक्सपेंस को बढ़ाएगा या कम करेगा? चार्जिंग है या रिवर्सल है? जैसे पहले इसने रिवर्सल दिया था ना,
ये रिवर्सल मिला था ना हमें एक्सपेंस का, तो ये जब एसेट बुक होता है तो ये एक्सपेंस को कम करता है। एसेट डेबिट डीटीई क्रेडिट होता है ना, तो ये जितना पहली बार रिकॉर्ड करते हैं एसेट रिकॉर्ड करें तो एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, फायदा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस को कम करता है। यहां पे जो अनरिकॉर्डेड था, जब ये बकाया आज रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी क्या करेगा, फायदा देगा। तो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड हो तो इसका भी एक ही रुख है। जैसे इसका सिर्फ एक रुख था ना, मैंने कहा था बस यहां पे आकर लिख लो, ये सिर्फ एसेट ही बन सकता है, लायबिलिटी नहीं बन सकता, एसेट ही बन सकता है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है। ऐसे ही रेकंसिलिएशन में इसका सिर्फ एक ही मसला हो सकता है, अगर प्रीवियसली कुछ अनबुक्ड है, बार कट रजिस्टर बार कट बार रजिस्टर बाहर निकालो जी। अगर कोई प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड है, अनबुक्ड है, तो बस उसको बुक करना है, और एसेट बुक करना है तो उसमें आपके खुशी देनी है ना, आपको एक्सपेंस को कम करना है। इसका कोई दूसरा रुख नहीं है। देखो एग्जेम्प्ट इनकम अलग इंपैक्ट लेती है, क्या होती है वैसे, एग्जेम्प्ट इनकम लेस होती है रेकंसिलिएशन में, लेस, और पेनल्टी एटसेट्रा डिडक्शन नॉट अलाउड ऐड होती है। फिर उसके बाद सीटीई प्रायर, ये दोनों तरफ जा सकता है, प्लस बी माइनस बी। उसके बाद रेट चेंज दोनों तरफ जा सकता है, प्लस बी माइनस बी। फिर सेपरेट रेट वाले सिर्फ किधर जाते हैं, माइनस, सिर्फ किधर जाते हैं चेक कर लेना, माइनस। ऐसे ही ये भी सिर्फ किधर जाएगा, माइनस, पक्का माइनस, और कुछ नहीं, प्लस नहीं हो सकता। ओके खैर है, कोई बात नहीं, किसी वक्त मैं लिख के बता दूंगा। ज्यादा कैसे होगा, हाँ ये हो सकता है, पर ऐसे हुआ कभी नहीं। सेपरेट इनकम रेट नॉर्मली जनरल रेट से कम ही होते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो ठीक ऐसे ही लिख लेंगे, जब मैं बोलूंगा तो मुझे याद करा देना वायरल, ठीक है। हाँ जी बोलो, लो जी हो गया रेकनसाइल, एनी सारी गल सी, लो ये कॉन्सेप्ट था जी स्टूडेंट। तो बेटा कोई बात नहीं, 160 यूज हो गया, 20 अनयूज रह गया, फिर खड़े होकर देखोगे, इसके लिए लेक्चर लेना पड़ेगा आपको। हाँ क्या बेटा देखो ना, आपने 180 पे एसेट बुक किया था, 180 का फायदा मिलेगा, 180 पे 30% फायदा मिलना था, लेकिन 180 की बजाय पूरे 200 पे ही 30% फायदा मिल गया। तो कितने पे फायदा ज्यादा मिल गया, 20 पे। ये 20 का फायदा हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब रिकॉर्ड कर लिए। तुम्हें तो ये समझ नहीं ना आई, उसको वो बात समझ नहीं आई कि अगर कुछ अनरिकॉर्डेड रह गया, अनयूज्ड, अगले साल उसको कहां ले जाएंगे, लेक्चर लीजिए। अच्छा जी अभी एक मिनट, आखिरी मैं कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, इसकी पिक्चर ले लें, बहुत कीमती लेक्चर था ये। होमवर्क दिया हुआ है मुझे पता है, लेकिन जरा पास पेपर 15 को देखता हूं, उसको अगर आप कर सकते हैं तो 12 के साथ, और 12 को भी बस एक नजर देख के फिर जाते हैं, ठीक है, बस एक नजर। छेती खींच लो, नहीं तो लेक्चर अपलोड होगा उस टाइम खींच लेना। 15 में भी है, 12 पहले दिया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं जरा, हैं नहीं अभी, हाँ बुक खोल लो, 2 सवाल होमवर्क में करके आ जाओगे तो फिर बंद कर दो रजिस्टर, कराओगे ना। 12 से ऊपर मैं नहीं जा रहा अभी, 13 और 15 3 कर लेते। 12 तो रहता नहीं है ना, मेरी तरफ से तो हुआ है ना, मैंने डिस्कस करना है। अच्छा जी ये देखो जी, 12 में कोई और मसला नहीं होना। ये देखो, एज ऑन 31/18 DL हैज कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस ऑफ 30 अगेंस्ट वी, DL हैड ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट इज प्रॉबल दैट। अच्छा ये तो कह रहा है कि है पूरा, लेकिन अब पता लग गया इस लाइन का मतलब क्या है, क्या ख्याल है, हो जाएगा ये सवाल, कोई मसला होना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस करना है। कौन सा भला, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये तो आपका प्रीवियस होमवर्क है बेटा, इसको ये मैं आज नहीं दे रहा। आज का होमवर्क क्या है, फिफ्टीन में आए जरा पहले। 15 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ सरप्राइज। अकाउंटिंग प्रॉफिट 130 है, टैक्स डेप्शन एक्सीड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 9 कर लोगे, इंटरेस्ट इनकम एक्सीड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय, ओ इधर भी ऐसे हो सकता है, सुभान अल्लाह, और रिसीड बेसिस पे कमीशन टैक्सेबल है, और आउट ऑफ टोटल डोनेशन इतना अलाउेबल है, बाकी डिसअलाउड है। परमानेंट डिफरेंट डेवलपमेंट कॉस्ट है, मिलती जुलती उलट किस्म की चीज़ है। डेवलपमेंट कॉस्ट 25 मिलियन की हमने एक्सपेंस आउट कर दिया, टैक्स वाले कहते हैं कि इसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपेंस आउट करो, बहुत दफ़ा किया हुआ, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस पे कोई नहीं, वर्किंग है।
CWIP में बोरिंग कॉस्ट पड़ी है, छोड़ो यार, ये पेंडिंग करें, ये एडजस्टमेंट आपने देखी, इसके बगैर सारा सवाल कर देना है, ठीक है। एंड पे सिर्फ सोल्यूशन में देख लेना है टोटल्स किए बगैर कि इसके अलावा बाकी फिगर सही हैं। ये है IFRS 9। मैंने वैसे ही पूरा सवाल नहीं करवाना, मैंने आपको एडजस्टमेंट्स ही करवानी है, आप अलग अलग एडजस्टमेंट्स करें। ये देखें जी, अनयूज्ड टैक्स लॉसेज वर 50 टिल 31 दिसंबर 20, हाउएवर डेफर्ड टैक्स वाज रिकॉर्डेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 12, ठीक है। यानी कि 40 मिलियन का हमें लगता था कि हमें जो है वो प्रॉफिट आएगा। ये इसके ऊपर टैक्स रेट लगा के फिगर बताई हुई है ना कि एसेट हमने कितना रिकॉर्ड किया था, पढ़ोगे तो समझ आएगी, ठीक है। यार आप ना ट्राई करना, इस सवाल की सॉल्यूशन को देख लेना बेशक, बाकी ट्राई करना, बड़े सवाल करने जोगे हो गए हो आप जी। 12 15 बैलेंस नहीं करना ना, ठीक है, इसको भी ट्राई करके आना। 13 को चलो बस ठीक है, ओके। 12 को कर लेना और 15 में वो IFRS 9 वाली एडजस्टमेंट, मुझे लग रहा था IFRS 9 की है, मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, हाँ FETPL या IFRS 9 की है, तो इसको छोड़ के बाकी आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है। ये देखो फिगर, ये एडजस्टमेंट आपको पता है कैसी है, कोई बात नहीं, रीवैल्यूएशन लॉस आपको पता होना चाहिए क्या है, अभी भी नहीं पता तो फिर कब पता लगेगा, इनको तो नहीं पता ना दोनों को, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।